राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी मौजूद है। दिनेश शर्मा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, आखिरी शपथ लेने वाले भी आप ही हैं और नए संसद के नए सांसद भी आप ही हैं। ये एक इत्तेफाक था, सौभाग्य था मेरा कि इतनी पुरानी जिसको कहते हैं 70 से ज्यादा दशक, 7 दशक से ऊपर की ऐतिहासिक इमारत में मैं शपथ लेने वाला अंतिम सांसद था और 24 घंटे के अंदर नए संसद भवन में प्रवेश करने वाला मैं प्रथम व्यक्ति था, इस नाते कि सबसे कम समय में जिसने शपथ ली हो वो उसमें प्रविष्ट हुआ। मंगलवार का दिन था और मंगल मेरे जीवन में हमेशा मंगलकारी रहा है। मैं एमकॉम, बीकॉम, डीपीए, पीएचडी, नौकरी, रीडर, प्रोफेसर और पर्यटन चेयरमैन से लेकर महापौर दोनों टर्म और उप मुख्यमंत्री तक की जो सूचना रही मेरी मंगल को रही और इसी मंगल को ही मैंने वहां पर मैं प्रविष्ट किया नई बिल्डिंग में। तो मेरे जीवन के लिए एक अद्भुत दृश्य था और उसमें मैंने बहुत बड़ी बहस, प्रधानमंत्री का जो एक नारी शक्ति के उन्नयन के लिए जो उनका एक अभियान चला था 9 साल पहले, उसका अद्भुत स्वरूप मैंने देखा और मुझे खुशी है कि 33% महिलाओं के लिए आरक्षण का भी बिल उसी ऐतिहासिक सत्र में पास हुआ। आज प्रधानमंत्री जी पूरे देश के नहीं, विश्व के नेता के रूप में उभरे हैं, जो आजादी के बाद इतने साल बीत जाने के बाद कांग्रेस नहीं दे पाई महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के मतलब कांग्रेस में 2 ही महिलाएं, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका जी। उसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं। वोटिंग हो रही थी और सोनिया जी वोटिंग करे बगैर चली गई, इतना नाराजगी। बीजेपी ने महिलाओं के लिए चाहे मुफ्त राशन का रहा हो, चाहे शौचालय का रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में महिलाओं के नाम से आवास देने का रहा हो, चाहे आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने का रहा हो, चाहे गैस के चूल्हा से उनकी जो बीमारी हो जाती है तो उससे छुटकारा का रहा हो, और शौचालय तो उनके सम्मान की रक्षा के लिए बना हो। यानी प्रधानमंत्री ने स्टेप बाय स्टेप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गर्भ में बच्ची आती है और उसके पढ़ने से लेकर और उसके विवाह तक का सारा खर्चा सरकार की योजनाओं में, यानी इस प्रकार से जो लिंग रेशियो बदल गया कि जो पुरुष से बहुत कम थी महिलाएं, यानी 100 अगर 1000 पुरुष होते थे तो 812 महिलाएं होती थी। 9 साल में कैसे चमत्कार हो गया कि आज 1000 पुरुष हैं तो 1014 या 15 ऐसे ही रेशियो आ रहा महिलाओं का, यानी महिला का रेशियो बढ़ गया, लिंग अनुपात बैलेंस हो गया। 50% आबादी को 33% का आरक्षण इतिहास की अद्भुत घटना है। अद्भुत घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर कांग्रेस अब इसी नारी शक्ति वंदना को लेकर अब उसको डर इस बात का कि एक तो वोट बैंक में बीजेपी में पैड बनाएगी। अब वो क्या करने जा रही है कि कह रही है कि मैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हर राज्य में और उसकी कमियां बताएंगे, क्योंकि ये 10 साल लग सकता है, इतनी जल्दी ये लागू नहीं होगा। ये केवल एक चुनावी लाभ के लिए किया गया, अगर करना है तो अभी किया जाए, जल्दी इसको 33% लागू किया जाए। तो जो कमियां हैं उसके जरिए ये अपने वोटर्स को समझाने की कोशिश करेंगे, ये कांग्रेस इनका कहना है। और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 33% है, अभी लागू कर लें। ये जो कह रहे हैं इनके कान पे जूं 70 सालों तक क्यों नहीं रहेंगी? ये दूसरी बात भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ये विधेयक लाई थी, तो जब आप कांग्रेस के 90 के दशक में आप विधेयक लाए थे तो आज 30 साल तक आप क्यों नहीं कर पाए? और आज आप आरोप क्यों लग रहा है जो मोदी जी ने करके दिखा दिया? 10 साल का समय लगेगा। आपने पहले देखो, इसमें एक प्रोसेस होता है। जब हम आरक्षण देंगे तो अब हमारी जो जनसंख्या का जो जनगणना है, जनगणना 2011 की हमारे पास आंकड़े हैं। जनगणना जब भी हम आरक्षण देंगे तो नई जनगणना होनी चाहिए। एक जनगणना कराने में कम से कम 1 साल से 1.5 साल तक लगता है जनगणना कराने में, फिर परसीमन करने में भी 1 साल लगता है, और उसके बाद जो विधिक संस्थाएं हैं जैसे चुनाव आयोग और है वो उन सीटों में से निर्धारण करेंगे कौन किस महिला के रेशियो में जा रही है, किस कौन आरक्षित दायरे में जा रही है।
यानी एक विधिक कार्रवाई, कांग्रेस के तरीके से नहीं कि राज्यसभा में पास करके कह दो कि हम तो महिला के समर्थन में और लोकसभा में पास ना होने दो। एक एक बिंदु को सरकार ने सोचा है कि कहीं भी कोई लेकुना ना हो जिससे महिलाओं को आरक्षण मिलने में कोई कठिनाई हो। जो विधिक था सब विधिक प्रोसेस को पूरा किया है। जल्दी जनगणना हो जाएगी, जल्दी, क्योंकि अभी चुनाव के ही 6 महीना बाकी हैं। तो 6 महीने में कैसे जनगणना करा लेते, कैसे परिसीमन होता था, ये कांग्रेस को भी पता है। ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण क्यों मांग कर रहे सर, ये कौन सा नया है? देखो, इनको अच्छी तरह पता है। ये जब लाए रहे थे, कांग्रेस ला रहे थे, उसमें भी इस प्रकार की प्रावधान नहीं था। इसमें तो आरक्षण, इसमें तो 50% की जो भागीदारी है महिलाओं की, उसमें से 30% का है। कभी भी आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। वो दे ही नहीं सकते। ये कांग्रेस, अगर ये दे सकते हो तो कांग्रेस अपने ने जो बिल प्रस्तुत किया है वही बिल तो था ये। तो कांग्रेस ने अपने में नहीं लिखा था। उन्होंने क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि यही विधिक कठिनाई थी। तो झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस। ये केवल झूठ के खेती करके, और ये राजनीतिक सत्ता में आने का जो स्वप्न देख रहे हैं, मोदी जी स्वप्न नहीं देखते। ओबीसी क्यों याद आ रहा बार बार इनको? मोदी जी सपनों को ओबीसी इसलिए याद आ रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है। अब मोदी जी के ओबीसी, अरे भगवान, वो कभी तो कहते नहीं बेचारे कि मैं ओबीसी हूं, क्योंकि मोदी जी ने जात की व्यवस्थाओं को गरीब कल्याण योजनाओं से तोड़ा है। आज जो गरीब कल्याण योजनाएं चल रही है, ये इनके दर्द का कारण है कि राशन मिल रहा है, वो एससी को भी मिल रहा है, पिछड़े को भी मिल रहा है, सामान को मिल रहा है। आधार क्या है? गरीबी। आज हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। मुसलमान की आबादी 19% है, आज वो 22-23%, 24% तक, कुछ चीजों में 30% तक का उनको सुविधाएं मिली है। क्या मोदी जी ने पूछा? कहते हो मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन मोदी जी ने कहीं पूछा या बीजेपी सरकार ने पूछा कि ये हिंदू को दे देना, मुस्लिम को ना देना? नहीं कहा ना। शादी ये पिछड़ा है, इसको ज्यादा देना, ये अगड़ा है, इसको कम देना, ऐसा कहा क्या? नहीं कहा। तो ये लोगों की जाति व्यवस्था और संप्रदाय व्यवस्था खत्म करने का ये उपक्रम शुरू हुआ। उस पे इनको नाराजगी हुई जब ये रामपुर हार गए, जब ये आजमगढ़ हार गए, और जो गरीबी वाले पशमंदा मुसलमान थे, जब वोट दिया, जब भाजपा वोट दिया, तो इनकी परंपरागत जो सीट थी वो लाखों से हार गए सब। तो अब इनके कष्ट तो है कि पहले अब जातिवाद पैदा करेंगे, अगड़े को पिछड़े से लड़ाओ, पिछड़े को अनुसूचित से लड़ाओ, ये काम करेंगे। इनका कोई भी प्रयत्न सफल नहीं होना है। इनका महागठबंधन बनाए थे तो महाहार हारे थे। अब की महागठबंधन का भी गठबंधन बना लें और बड़ी हार के लिए तैयार रहे। गठबंधन की यूपी में जो गठबंधन की है इंडिया, उसकी मेजबानी सपा कर रही है। सपा ने कल एक बड़ा बयान दे दिया कि हम सीटें मांग नहीं रहे हैं, बल्कि हम दे रहे हैं। अभी से टूट फूट दरार की ऐसी संभावना आ रही। कांग्रेस कह रही है मुझे 40 चाहिए। देखो, कौन याची है, कौन दाता है, ये बीजेपी का कंसर्न नहीं है। बीजेपी की प्राथमिकता उसका मतदाता है, और मतदाताओं के आधार पर अपने क्रिया और कर्म, अपने नीति और सिद्धांत के आधार पर वो जनता के उसमें जाएगी। इसमें मोदी मैजिक है। देश में मोदी बयार और प्रदेश में योगी तूफान चल रहा है। इसमें ये दल पता नहीं चलेंगे। इसमें मुकाबला कड़ा है, लेकिन बीजेपी से नहीं है। सपा का मुकाबला बसपा से है, सीटें मांग रहे हैं सर। का मुकाबला कांग्रेस से, और कांग्रेस का मुकाबला आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस कह रहे हैं कि उन्होंने 2-2 कह दिया संकेत के, हम मांग नहीं रहे, हम दे रहे हैं, मांग नहीं रहे। ये आपस में दरार पड़ रहे दो इंडिया गठबंधन में। कभी मेल हुआ हो तो दरार पड़े, कभी ये एक ही नहीं हुए। ये पहले था यूपी के 2 लड़के बोल रहे थे बढ़ के, और पता चला चल पड़े सड़के, सड़क पे ही दिखाई पड़े हारने के बाद। तो बड़बोलापन किसी भी पार्टी के नेता के लिए उचित नहीं है। और मैं समझता हूं कि 80 के 80 सीटों में बीजेपी जीतेगी। एक सीट जीतने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ेगा, जो घमंडिया है। संसद में एक कार्रवाई दानिश अली को लेकर हुई है, उसको आप कैसे क्या कहते हैं? देखो, चाहे वो हरियाणा का विधायक के बोल रहे हों या किसी अन्य नेता का, चाहे वो किसी भी दल का हो, मोदी जी का एक वाक्य हमेशा याद रखिए। जब मोदी जी को सोनिया गांधी जी मौत का सौदागर, उनके एक नेता मोदी जी को कह रहे थे कि चाय वाला, कोई उनको कुछ और, कोई कुछ और गालियों से संबोधित कर रहा था, तो मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया था। उन्होंने केवल इतना ही कहा था बीजेपी के लोगों से और लोगों से, विपक्षी दलों से अपील करी थी कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं,
उन मतभेदों को सतही धरातल पर जनता के दरबार में ले जाना चाहिए। जनता निर्णय दे उसको मानना चाहिए, लेकिन शब्द का संयम नहीं खोना चाहिए। ये मोदी जी का और बीजेपी का स्पष्ट मत है, वो सभी के लिए है, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, उसके लिए तो कंपलसरी है, और दूसरे दलों के लिए भी उनका यही अपील रही है। मोदी जी ने रिएक्ट नहीं किया कभी, तो आप मान के चलें बीजेपी अब शब्दों का प्रयोग नहीं करती। तो हमारे साथ है राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 80 में 80 सीटें जीतेंगे, भले एक सीट घमंडिया की हो। दूसरी ओर जो रिकॉर्ड है वो अपने आप में है, क्योंकि मंगलवार का दिन अहम माना जाता है। वहीं तमाम तरह के जो शब्द का जो प्रयोग किया वो अमर्यादित है, उस शब्दों को ऐसा दोबारा नहीं बोलना चाहिए, इसकी निंदा भी की है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।